Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back to USA Pharmacy College. Today we will discuss about the advantages and disadvantages of dry heat sterilization and its types. So let's start our lecture without wasting our time. सबसे पहले हम एडवांटेजेस देख लेते हैं ड्राई हीट स्टरलाइजेशन के कि हम अगर ड्राई हीट स्टरलाइजेशन करें, चीज़ों को ड्राई हीट से स्टरलाइज करें तो उसके फ़वाइद क्या होते हैं? सूटेबल फॉर सब्सटेंसेस डिस्ट्रॉयड बाय मॉइस्चर, वो वाले सब्सटेंसेस जो नमी से डिस्ट्रॉय होते हैं उनको हम क्या करते हैं? ड्राई हीट से स्टरलाइज करते हैं। ग्लासवेयर लाइक फ्लास्क, टेस्ट ट्यूब, पिपेट्स कैन बी स्टरलाइज्ड, जो ग्लास के बने हुए इक्विपमेंट्स होते हैं उन सबको हम क्या करते हैं? ड्राई हीट से स्टरलाइज करते हैं, जैसे कि फ्लास्क होगी, टेस्ट ट्यूब होगी, पिपेट होगी, बीकर हो गए। ये सारी की सारी चीज़ें ग्लास की बनी हुई होती है जो लैबोरेटरीज़ में इस्तेमाल होती हैं, हॉस्पिटल्स में इस्तेमाल होती हैं। इनको हम क्या करते हैं? ड्राई हीट से स्टरलाइज करते हैं। लेस डैमेजिंग टू ग्लैड एंड मेटल इक्विपमेंट्स देन मॉइस्ट, और जो ग्लैड चमकदार मेटल के इक्विपमेंट होते हैं, औज़ार जो होते हैं, वो भी मॉइस्चर से, नमी से डिस्ट्रॉय होते हैं, खराब होते हैं, डैमेज होते हैं। बट वो ड्राई हीट स्टरलाइजेशन से वो लेस डैमेज होते हैं, उनको ज़्यादा नुकसान नहीं होता। ड्राई हीट स्टरलाइजेशन के डिसएडवांटेजेस क्या हैं? कि नॉट यूज्ड फॉर वोलेटाइल एंड थर्मोलेबाइल सब्सटेंसेस, वो वाले सब्सटेंसेस जो हीट सेंसिटिव है, उनके लिए हम ड्राई हीट स्टरलाइजेशन प्रोसेस इस्तेमाल नहीं कर सकते। रिक्वायर्ड लॉन्ग हीटिंग टाइम एंड हाई टेम्परेचर, ड्राई हीट के लिए टेम्परेचर ज़्यादा चाहिए होता है और टाइम भी ज़्यादा चाहिए होता है। नॉट सूटेबल फॉर सर्जिकल ड्रेसिंग, जो सर्जरी के दौरान डॉक्टर्स ड्रेस इस्तेमाल करते हैं, उसको भी हम ड्राई हीट से स्टरलाइज नहीं कर सकते। अब फर्दर हमारे पास ड्राई स्टरलाइजेशन के मेथड्स आ जाते हैं। इसके मेथड्स सबसे पहले हमारे पास फ्लेमिंग है, फिर उसके बाद हॉट एयर ओवन है, हॉट एयर ओवन के बाद इंसिनरेशन है। वन बाय वन इनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले डिस्कस करते हैं जी फ्लेमिंग को। फ्लेमिंग क्या होता है? फ्लेम, शोला। अब इससे कैसे हम क्या स्टरलाइज कर सकते हैं? इट इज सिंपलेस्ट मेथड ऑफ ड्राई स्टरलाइजेशन, ये ड्राई स्टरलाइजेशन का सादा तरीन तरीका है, in which the material to be sterilized is kept in the hot pot of the Bunsen burner flame for few seconds। इसमें हमने जिस मटेरियल को स्टरलाइज करना है उसको हम बंसन बर्नर के गर्म वाले हिस्से में रखेंगे, फ्लेम वाले हिस्से पे रखेंगे, शोला जहाँ पे होगा, फॉर फ्यू सेकंड, कुछ लम्हात के लिए। एंड द प्रोसेस इज रिपीटेड सेवरल टाइम्स, और इस प्रोसेस को हम दोहराएंगे कई दफा। दिस मेथड इज जनरली यूज्ड फॉर दोज आर्टिकल्स व्हिच आर टू बी यूज्ड इमीडिएटली। कहते हैं ये तरीका उन सिर्फ उन चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उन आर्टिकल्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है जिनको बहुत जल्दी इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मिसाल के तौर पे फॉरसेप्स, ब्लेड्स, नाइव्स, नीडल्स, वायर लूप्स, मेटल स्पैचुअल्स। ये सारी चीज़ें ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम थोड़ी देर के लिए गरम करते हैं और गरम करने के बाद हम जल्दी से इनको इस्तेमाल कर लेते हैं। फ्लेमिंग का इन शॉर्ट अगर देखें तो फ्लेमिंग वो वाला तरीका होता है जिसमें हम अन्य जिस भी चीज़ को स्टरलाइज़ करना है, उसको हम बंसर बर्नर के शोला वाला, जहाँ पे शोला होता है या जो गरम वाला पार्ट होता है उसका, वहाँ पे हम उसको कुछ लम्हात के लिए रखते हैं, और कुछ लम्हात के लिए रखने के बाद हम उसको थोड़ा पीछे करते हैं, फिर दोबारा से इस प्रोसेस को दोहराते हैं। और ये तरीका जो है ये ज़्यादातर उन चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ब्लेड्स, नाइफ्स वगैरह के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिनको हमने बहुत जल्दी इस्तेमाल कर लेना होता है। जैसे कि इनको हम गरम करते हैं ताकि कोई चीज़ की किसी चीज़ की कटिंग की जा सके। ठीक है? जितनी देर के लिए वो गरम रहेगा, उतनी देर के लिए वो काम कर सकते हैं। अगर हम उनको कुछ लम्हात के लिए गरम कर रहे हैं, तो वो कुछ लम्हात के लिए गरम रहेंगे और अपना काम करेंगे। उसके बाद दोबारा से प्रोसेस को रिपीट किया जाएगा। नेक्स्ट सेकंड वन इज हॉट एयर ओवन। हॉट एयर ओवन कौन सा होता है जी? इट कंसिस्ट ऑफ मेटालिक चैम्बर ऑफ एल्यूमीनियम और स्टेनलेस स्टील। ये मुश्तमिल होता है मेटालिक चैम्बर ऑफ एल्यूमीनियम और स्टेनलेस स्टील का, विच इज इलेक्ट्रिकली हीटेड एंड थर्मोस्टेटिकली कंट्रोल्ड। कहते हैं जिसको हम इलेक्ट्रिसिटी देते हैं, बिजली देते हैं और थर्मोस्टेटिकली इसको कंट्रोल करते हैं। इसकी दो इकसाम है हमारे पास। फर्स्ट वन इज इन विच एयर इज सर्कुलेटेड बाय ग्रेविटी कन्वेक्शन टू ऑल पार्ट्स ऑफ द चैम्बर। चैम्बर के अगर तमाम हिस्सों में ग्रेविटी जा रही है तो वो ग्रेविटी कन्वेक्शन से जाएगी। ठीक है। सेकेंडली मैकेनिकल कन्वेक्शन आ जाते हैं, एक ग्रेविटी कन्वेक्शन है और एक मैकेनिकल कन्वेक्शन है। मैकेनिकल कन्वेक्शन टाइप इन विच एयर इज सर्कुलेटेड बाय फैन, जिसमें
एयर जो है, हवा जो है वो सर्कुलेट होती है चैम्बर के अंदर हवा के ज़रिए, फैन के ज़रिए, पंखे के ज़रिए। द लेटर टाइप इज़ अ मोर सैटिस्फैक्टरी बिकॉज़ स्ट्रेचिंग टेम्परेचर इज़ कंट्रोल्ड। जो मैकेनिकल कन्वेक्शन है बाय फैन, ये ज़्यादा सैटिस्फैक्टरी है। क्यों? क्योंकि इसमें जो टेम्परेचर होता है वो हमारे कंट्रोल में होता है। अब इसमें छोटा-सा पंखा लगा हुआ होता है, उससे हम इलेक्ट्रिसिटी देते हैं और वो गर्म हवा जो है वो पूरे ये चैम्बर में सर्कुलेट होती है। और उसमें फिर जो भी जर्म्स वगैरह होते हैं वो डाई कर जाते हैं। ग्लासवेयर, कोनिकल फ्लास्क, टेस्ट ट्यूब्स, पिपर्स ईटीसी आर स्टरलाइज्ड बाय दिस मेथड। ग्लास की बनी हुई चीजें इस तरीके से भी स्टरलाइज की जाती हैं, जैसे कि फ्लास्क, टेस्ट ट्यूब, पिपड़ वगैरह। दे शुड बी प्लग्ड विद नॉन अब्जॉर्बेंट कॉटन वूल। ये इसको हम नॉन अब्जॉर्बेंट कॉटन वूल से प्लग्ड करते हैं, बिकॉज अब्जॉर्बेंट कॉटन वूल बिकम सैचुरेटेड ड्यूरिंग प्रोसेस। क्योंकि जो अब्जॉर्बेंट होगी वो ड्यूरिंग प्रोसेस जब हीट मिलेगी तो वो सैचुरेटेड हो जाएगी, पिघल जाएगी। नेक्स्ट वन इज इंसिनरेशन। इंसिनरेशन विल आल्सो बर्न एनी ऑर्गेनिज्म टू ऐश। कहते हैं इंसिनरेशन बेसिकली वो वाला प्रोसेस है जो किसी भी ऑर्गेनिज्म को इतना जलाता है कि उसकी राख बन जाती है, ऐश में कन्वर्ट हो जाता है। इट इज यूज्ड टू सैनिटाइज मेडिकल एंड अदर बायोहैजार्डस वेस्ट बिफोर इट इज डिस्कार्डेड विद नॉन हैजार्डस वेस्ट। ये ज्यादातर उन चीजों के लिए मेडिकल फील्ड में जो चीजें इस्तेमाल होती है, बकाया जात जो होती है, उनको इस तरीके से इतना जलाया जाता है कि वो राख में तब्दील हो जाए। नेक्स्ट हमारे पास मोइस्ट हीट स्टरलाइजेशन आ जाता है। मोइस्ट हीट स्टरलाइजेशन का अगर इंट्रोडक्शन देखें तो इट इज द मोस्ट रिलायबल मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन। ये स्टरलाइजेशन का ज्यादा रिलायबल मेथड है, ज्यादा इस्तेमाल होने वाला तरीका है और ज्यादा सेटिस्फैक्टरी है, बिकॉज इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर बैक्टीरिया डिस्ट्रॉयड एट अ कंसिडरेबली लोअर टेम्परेचर रेदर देन ड्राई हीटिंग। क्यों? क्योंकि इसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया वगैरह उनकी किलिंग कम टेम्परेचर पे ही हो जाती है एज़ कम्पेयर टू ड्राई टेम्परेचर। ड्राई हीट स्टरलाइज़ेशन में टेम्परेचर और टाइम दोनों ज़्यादा चाहिए होते हैं, बट मॉइस्ट हीट स्टरलाइज़ेशन में टेम्परेचर और टाइम दोनों ज़्यादा नहीं चाहिए होते हैं। मैकेनिज़्म अगर इसका देखें तो बाय दिस मेथड द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर डिस्ट्रॉयड बाय डीनेचुराइजिंग एंड कोएगुलेशन ऑफ सम ऑफ द एसेंशियल प्रोटीन्स प्रेजेंट इन द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इसका तरीकाकार क्या होता है? बेसिकली इस मेथड में, इस तरीके में क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिस्ट्रॉयड होते हैं बाय डीनेचुराइजिंग एंड कोएगुलेशन ऑफ सम ऑफ द एसेंशियल प्रोटीन्स प्रेजेंट इन द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म का अगर जेनेटिक मटेरियल देखें, न्यूक्लिक एसिड देखें, वो डीएनए का या आरएनए का, उसकी प्रोटेक्टिव कवरिंग अगर देखें, इन्वेलप वगैरह देखें, तो वो सारे के सारे बेसिकली प्रोटीन्स के बने हुए होते हैं। तो मोइस्ट स्टेरिलाइजेशन में क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का प्रोटीन कंटेनिंग पार्ट जो है उसको डीनेचर कर दिया जाता है, इनएक्टिव कर दिया जाता है, कोएगुलेट कर दिया जाता है। जो प्रोटीन्स है वो इकट्ठी होना शुरू हो जाती हैं, जिसकी वजह से उसका एसेंशियल पार्ट ही उसका इनएक्टिव हो जाता है, जिसकी वजह से एट द एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म डाई कर जाते हैं। इसके अगर एडवांटेजेस देखें, माइक्रोब्स आर किल्ड मोर इफेक्टिवली। माइक्रोब्स बहुत अच्छे तरीके से इसमें किल्ड होते हैं। एम्प्यूल्स आर रेडिली स्टरलाइज्ड बाय दिस मेथड। इसमें एम्प्यूल्स वगैरह को हम स्टरलाइज किया जाता है। बल्क क्वांटिटी सर्जिकल ड्रेसिंग एंड सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स आर इफेक्टिवली स्टरलाइज्ड। इसमें बल्क ह्यूज क्वांटिटी जो है सर्जिकल ड्रेसिंग की और सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट की, उन सब की हम स्टरलाइजेशन मोइस्ट स्टरलाइजेशन से करते हैं। डिसएडवांटेज इसका क्या है? Thermolabile substances and ointments cannot be sterilized। जो thermolabile substances है और ointments क्रीमें वगैरह, इनको हम इस तरीके से स्टेरिलाइज नहीं कर सकते।